हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वाइटल एजुकेशन टीचिंग सेंटर में एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जितने भी जो पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। क्लास 8, 9, 10 और 11, 12 के जो NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नोट्स है वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवेलेबल कराता जाऊँगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा 9 जो लेसन है इसके पूरे नोट्स में आपको इसमें साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा वीडियो के माध्यम से, और नोट्स भी आपको इजीली उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप नोट्स भी इजीली लिख सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ टॉपिक जो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक। तो जैसे अपना टॉपिक है, लेसन है अपना हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो इजीली हम नोट्स बनाने, सबसे पहली बार हम बात करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। या फिर इसकी आप दूसरी बेस्ट परिभाषा आप ये लिखिए, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो वे सभी वस्तुएं जिनका एक तो क्या हो, द्रव्यमान हो, वजन दिया हो, और साथ में जो क्या होती है, स्थान घेरती है, कोई सी भी ऐसी वस्तु, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करें इसमें, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व से मिलकर बनाया। जैसे एक तरीके से बताया है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया, और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पदार्थ को पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। इसके हिसाब से पदार्थ की अवस्था हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ के गुण, कि जो पदार्थ होता है वो द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है उसे पदार्थ का, तो उसके कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे कि सभी पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली बात तो कि सभी पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे अत्यंत कण, जैसे कि हमने आगे इसमें बात करेंगे, आपके लेसन है परमाणु, अणु, इनमें हम बात करेंगे कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। बाकी ऊर्जी जब किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसके सबसे लास्ट वाला जो कण आता है वो क्या होता है? एक प्रकार से परमाणु, एटम्स जिसको हम बोलते हैं। तो सभी पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे एक पानी है, पानी के अंदर हम क्या करते हैं? शुगर डालते हैं, ठीक है। शुगर डालने के बाद क्या होती है? शुरू में पानी का लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे वो लेवल वापस क्या हो जाता है? उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ वो पहले था। इसका मतलब क्या है? पानी के कणों में रिक्त स्थान था, तभी तो शक्कर के कण वहाँ पर जाकर फिक्स हो गए। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? धीरे धीरे जैसे भी उनको मौका मिलता है वो क्या करते हैं? गति करते हैं, मगर वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या होते हैं? आकर्षित बल द्वारा बने होते हैं, इस वजह से वो गति नहीं कर पाते। जैसे ठोस पदार्थ में क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा वो क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं, और जो द्रव में कम और गैस में क्या होते हैं? सबसे कम वो बंधे होते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं? वो एक आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, जैसे कि उसमें वो अभी जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में बोला हमने, गतिशील होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। जैसे कि मान लो कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है, लाइक दिस, यहाँ पर क्या अपने पास जैसे कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है। उस बर्फ़ के टुकड़े को हमने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर अपने पास एक गिलास, एक पात्र ले लीजिए, कोई सा भी एक पात्र ले सकते हैं हम। यहाँ पर एक पात्र हम लेते हैं नॉर्मली, कि हमने क्या किया, एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर हमने क्या किया? एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया। इस बर्फ़ के टुकड़े को नॉर्मली जब हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर ये धीरे धीरे तो किस में बदलेगा फ्रेंड्स? लिक्विड में बदलेगा। मतलब इसके कण क्या हो गए? दूर दूर हो गए,
ठीक, और ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। मतलब वाष्प मतलब एक तरीके से गैस, तो इसके कण क्या होने लग जाएंगे, और ज़्यादा दूर दूर होने लग जाएंगे। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पदार्थों के कण तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना पॉइंट था कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति तेज हो जाती है। बर्फ था, और गर्म किया पानी में बदला, उसके कण और दूर हो गए। और ज़्यादा गर्म किया गैस में बदला, तो उसके कण क्या हो गए, और ज़्यादा दूर हो गए। तो इस प्रकार क्या होता है, पदार्थ के कणों में क्या होती है, एक प्रकार से तापमान बढ़ाने पर गति देखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपने जैसे तापमान बढ़ाने पर पदार्थों के कणों में क्या होती है, गति होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसके बाद। अब पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं और ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठीक है, कोई से कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे के अंदर अंत समावेश, जैसे मैंने शुगर वाला जो उदाहरण दिया था वो सेम यही है कि यहाँ पर भी पदार्थ के कण क्या होते हैं, उसके पानी के अंदर समा जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है विसरण किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आपको आंसर याद रखना है कि दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है, मतलब एक दूसरे से बांधे रखता है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतराणुक बल भी कहा जाता है। तो अभी जस्ट हमने बोला था ज़्यादातर पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। वैसे तो गतिज ऊर्जा होती है पदार्थों में, जैसे उनको आज़ादी मिलती हो तुरंत गति में आ जाते हैं, तो अंतराणुक बल कहते हैं जो पदार्थ को बांधे रखता है। प्रत्येक पदार्थ में ये आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। अब जब हमने बात करा कि ठोस में क्या होता है, बल बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल देखा जाता है, और इसी के आधार पर इनको अलग अलग अवस्था में बांटा गया है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, पदार्थ की अवस्था है। अब पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पदार्थ की जो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। मगर इसके बाद 2 अवस्थाएं और पढ़ी जाएगी जो कि आप आगे जाकर उनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। फिलहाल तो अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो, पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती है। एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है बोस आइंस्टीन कंसेंडेंट, मतलब बोस आइंस्टीन के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, इस वजह से उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर दे दिया गया। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। जैसे कि हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम इसके नेक्स्ट नोट्स देखते हैं आगे के। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये 3 अवस्थाओं के नाम से पदार्थ जाने जाते हैं। अब इनमें पदार्थों में अंतर भी पूछ लिए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस में अंतर पूछे जाते हैं मोस्टली। तो इसको हम फ्रेंड्स, मैं आपको ना नोट्स के साथ साथ जो भी इस पेपर के सोल्ड आप मतलब क्वेश्चन है, इसके जितने भी बुक के लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको साथ में सोल्व करवाऊंगा। इस नोट्स के बाद मैं आपको नोट्स के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स की भी एक वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप इजीली क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पदार्थ की अवस्था है उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ठीक, अब वो कण विशेषताएं कौन कौन सी होती है, जैसे बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव को कोई अपना आकार नहीं होता, जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी आकार ले लेता है, जैसे दूध, पानी। हम इनको किसी भी बर्तन में डाल देते हैं तो इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता, जबकि ठोस का क्या होता है, फिक्स आकार होता है। और गैस का भी कोई आकार नहीं होता, परंतु द्रव का आयतन होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठोस का तो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, घनत्व एक फिक्स आकार लेता है, और जो
द्रव होता है इसका क्या होता है, आयतन फिक्स होता है। जैसे 1 किलो दूध है तो वो 1 किलो ही रहेगा, चाहे आप उसको भगोनी में रखो, जग में रखो, या आप किसी और जो भी बर्तन हो आप उसमें रखो, उसका आकार में कोई आयतन में चेंजेस नहीं होता। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। मतलब यहाँ पर जैसे एक पानी है, पानी के अंदर कोई ठोस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बर्फ़ की बात कर रहे हैं, या शक्कर के कण ले लो, शक्कर, बर्फ़, ये क्या है, एक प्रकार से ठोस कण है, तो ये पानी के अंदर इजीली घुल जाते हैं। कोई द्रव डालते हैं हम पानी के अंदर तो वो भी इजीली घुल जाएगा। गैस को अगर वहाँ पर डालते हैं तो वो भी क्या होती है, उसके अंदर इजीली। तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। नेक्स्ट है, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की कंप्रेशन से काफ़ी अधिक होती है। मतलब गैस को क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन किया जा सकता है। गैस की संपीड़नता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर इसके लिए मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट एक चार्ट दिखाता हूँ जिससे आप इजीली समझ जाओगे। मतलब कि कुछ गलनांक, क्वथनांक, ये सब एक चार्ट से आप इजीली याद कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इस चार्ट को देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि किस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। जैसे मान लो कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संगलन। ठीक है। और वही पदार्थ यदि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, वही पदार्थ अगर क्या होता है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार से जमना। अब यदि कोई पदार्थ जो है गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा है, गैस अवस्था से क्या हो रहा है, वो द्रव अवस्था में बदल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे संगनन। ठीक। और यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। इस चार्ट से आप इजीली सभी परिभाषा याद कर सकते हो। आपको अलग से कोई परिभाषा याद नहीं करनी, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ। हम यहाँ पे परिभाषा क्या लिखेंगे, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और इसमें सबसे मोस्ट जो पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल सा याद रखना है फ्रेंड्स, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, मान लो कोई चीज़ हम पिघला रहे हैं, बर्फ़ का टुकड़ा है, गर्म कर रहे हैं, तो पहले पानी में बदलेगा, फिर उसके बाद वो और ज़्यादा गर्म होगा तो वाष्प में बदलेगा। मगर यहाँ पर क्या है, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। और यदि गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो इस चार्ट को याद रखना फ्रेंड्स। इस चार्ट से आप इजीली याद रख सकते हो कि कौन सी चीज़ में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं हम। इसके बाद जो अपना मेन टॉपिक है, ठीक है, आगे चलते हैं हम। जैसे ये कुछ परिभाषाएं थी जो आपसे पूछी जाती है, और इसके अलावा एक कुछ और परिभाषाएं भी देख लीजिए आप, जो अपने वहाँ पे चार्ट में हमें नहीं दिखी, इस वजह से आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। तो ये और परिभाषाएं फ्रेंड्स, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, पूछी जाती है भी। गलनांक किसे कहते हैं, जैसे गलनांक तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है, वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। इसके अलावा किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, ये मोस्ट है फ्रेंड्स, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लेना। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए
उसकी अवस्था में परिवर्तन लाती है, उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो और मोस्ट भी है तो आप याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन। और बर्फ़ का क्वथनांक तो यहाँ पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक गलनांक पूछा जाता है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? बर्फ़ पिघलने लग जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो जल होता है, द्रव जो होता है, वो क्या होता है? उबलने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है अपना। तो यहाँ पर इसके बाद ये कुछ और परिभाषाएं जो हमारी बाकी थी, जैसे ऊर्ध्वपातन, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सिंपल सा आपको यही याद रखना है कि कोई पदार्थ जिसको हम गर्म कर रहे हैं ठोस अवस्था से सीधा किस में चला जाए? वो गैसीय अवस्था में। जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण और सिंपल था जो आप सबने अपने घरों में देखा भी होगा कि जो कपूर होती है, कपूर को जलाने पर वो क्या होती है? ठोस अवस्था से सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ के कण, नेक्स्ट पॉइंट है अपना पदार्थ के कण। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। ठीक, और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ठोस CO2 द्वारा अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो पूछ लिया जाए आपसे कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना कि जब एक ठोस CO2 होती है तो वो क्या होती है? ठोस से क्या होती है? सीधे एक उसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है ठोस अवस्था से। ठीक, नेक्स्ट अब इसके बाद है अपने पास कि दाब के दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था फ्रेंड्स। तो मैं एक और चीज़ एक बार फिर बता रहा हूँ कि इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसकी वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप 8th क्लास के नोट्स भी चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से 8th क्लास के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।